चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन चैप्टर और हम लोगों ने बहुत सारी बातें देखी है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा भाई? हम लोगों ने एविडेंस देखा है ना, इवोल्यूशन का एविडेंस देखा कि कैसे जो फॉसिल्स है या मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स हैं, और कुछ एग्जांपल्स भी हम लोगों ने देखे कि किस तरह से इवोल्यूशन होता है ना। उसके एविडेंस किसने दिए थे? डार्विन ने दिए थे। आज हम लोग फिर से एक टर्म स्टार्ट कर रहे हैं, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। रिलेटेड ही है दोनों, बहुत सारी बातें हम लोग की, लेकिन कुछ कुछ अलग अलग टर्म्स को यूज किया गया है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज। ठीक है, तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन क्या है कि भाई फिजिकल चेंजेस होंगे कैरेक्टरिस्टिक में, और एक क्या हो जाएगा भाई, किसी भी स्पीसीज में होगा, और ये कब होगा? थ्रू सेवरल जनरेशन होगा, है ना। सिर्फ एक जनरेशन में इवोल्यूशन हो जाता है ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ सेवरल जनरेशन मतलब थाउजेंड ऑफ जनरेशन, समझिए थाउजेंड क्या, आपके लाखों जनरेशन लग जाते हैं एक स्मॉल चेंजेस आने में, है ना। तो इवोल्यूशन किस पे डिपेंड है? हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात किया था कि नेचर सेलेक्ट करता है ना। नेचुरल सिलेक्शन, जिसकी स्ट्रॉन्ग थ्योरी किसने दी थी? डार्विन ने दी थी, कि नेचर सेलेक्ट करता है कि कौन रहेगा और कौन नहीं। तो नेचुरल प्रोसेस विच इज अ प्रोसेस ऑफ नेचर सेलेक्टिंग स्पीसीज दैट आर बेटर एंड फिट टू सर्वाइव कंपेयर टू द अदर स्पीसीज। जो भी फिट रहेगा दूसरे स्पीसीज के अकॉर्डिंग, वो अपने जनरेशन को क्या करेगा? आगे बढ़ाएगा। और जो फिट नहीं रहेगा वो क्या होगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, और नेचर सेलेक्ट करता है अगर नेचर के अनुसार क्या होता है, अगर उसका कुछ एडवांटेजियस कैरेक्टर आ जाता है, जैसा कि हम लोग बीटल्स के बारे में बात किए थे ना, आगे भी हम लोग देखेंगे बीटल्स का। फिर से एक बार देख लेते हैं। चलो, ये बीटल्स वाला एग्जांपल जो हम लोग देखे थे कि नेचर कैसे सेलेक्ट कर रहा है, हम लोगों ने देखा था कि भाई एक स्पीसीज है जो रेड कलर की बीटल्स की है, और ये किसी झाड़ियों में रह रही है ना, ग्रीन कलर की झाड़ियों में रह रही है, भाई यहीं के पत्ते खा रही है। लेकिन ओवर सम टाइम्स क्या हुआ, इनमें कुछ जेनेटिक वेरिएशंस आया, और उस जेनेटिक वेरिएशंस के थ्रू इनमें से किसी का कलर क्या हो गया? चेंज हो गया। मतलब जीन में कुछ तो चेंज आए होंगे ना, स्लाइटली चेंज की वजह से इसका कलर क्या हो गया? ग्रीन कलर का हो गया। तो जब इसका ग्रीन कलर का हो गया तो ये क्या है? इसके लिए एक एडवांटेज मिल गया। कैसा कैरेक्टर मिला इसको? एक एडवांटेज वाला कैरेक्टर मिला कि ग्रीन कलर का जो प्लांट्स था उसके ऊपर ये ग्रीन कलर का बीटल दिखाई नहीं देता था, जिस कारण ये सरवाइव क्यों कर पाया? क्योंकि भाई ये जो प्लांट्स थे, है ना, वहां रेड बीटल्स को क्रो के द्वारा खाया जाता था, है ना। क्रो आता था और वो क्या करता था? रेड बीटल्स को खाता था। तो इसमें जो स्लाइटली चेंज आए, ग्रीन बन गया, तो उसके लिए क्या हुआ? कलर एडवांटेज हो गया, है ना। ग्रीन कलर के प्लांट्स में ग्रीन कलर के बीटल्स नहीं दिख पा रहे, तो नेचर इसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसको दिख ही नहीं रहा है वो क्रो को ग्रीन वाला, तो क्या हुआ? धीरे धीरे क्या हुआ था? हाँ, ये ग्रीन कलर के बीटल ही क्या हुए? लास्ट में बचे, और सारे रेड बीटल्स को क्रो ने खा लिया, है ना। तो ये क्या हुआ? एक कंप्लीट जनरेशन ही चेंज हो गया। रेड बीटल का पूरा क्लास से कौन सा भाई स्पीसीज बन गया? एक ग्रीन कलर का बीटल्स बन गया। तो ये किसने? यहाँ पर हम लोग टोटली क्या है कि नेचर ने सेलेक्ट किया। ठीक है, नेचर सेलेक्ट कर रहा था यहाँ पर। तो हम लोग नेचुरल सिलेक्शन में इस एग्जाम्पल को बहुत लेते हैं, प्लस हम लोग डार्विन फिंचेस को भी लेते हैं, है ना। यहाँ देखो, अब हम लोग बात करते हैं ब्रांचिंग डिसेंट। ठीक है, ब्रांचिंग डिसेंट का होता क्या है पहले ये जानते हैं। ठीक है, ब्रांच मतलब क्या? शाखा है ना। तो एक कॉमन एंसेस्टर है ना, और उससे कई ब्रांच निकल गए। ठीक है, कई ब्रांच निकल गए। जैसे कि ये जो हम लोगों ने क्या बात किया था, डार्विन के फिंचेस की बात की थी, कि भाई जो पहला जो फिंचेस था वो कैसा था? सीड ईटिंग था। बात किए थे ना हम लोग कि सीड ईटिंग था ये, और सीड की कमी होने लगी, तो वो अपने सर्वाइवल के लिए इधर उधर जाना स्टार्ट किए भाई, खाने की खोज में। तो कुछ इस तरफ गए होंगे, कुछ इस तरफ गए होंगे, कुछ इस तरफ होंगे, ये क्या हो गए? शाखाओं में बढ़ गए, है ना। अपना जो एरिया था उसको चेंज किए, और उसमें एरिया चेंज करने पे कोई वॉर्म्स किसी को मिलने लगा, तो वॉर्म्स के लिए वॉर्म्स से वो सर्वाइव करने लगे, तो उनके बीक का स्ट्रक्चर फिर उसी के अनुसार बनने लगा। कुछ कैक्टस खाने लगे, कुछ फ्रूट्स खाने लगे, कुछ भी खाने लगे। ठीक है, तो इस तरह से यह मल्टीपल टाइप ऑफ स्पीसीज किससे ओरिजिनेट हो गई? एक सिंगल स्पीसीज से। तो ये क्या हुआ? ब्रांच निकल गया। मतलब एक एंसेस्टर से बहुत सारे क्या हो गए?
स्पीसीज बन गए, ठीक है ना, जिनके कैरेक्टर्स अलग अलग हो गए। तो ये हम लोग कहते हैं इसको ब्रांचिंग डिसेंट। बढ़े हैं जो हम लोग जितना कॉन्सेप्ट पढ़े ना उसी में, बस नाम सब क्या है थोड़ा अलग अलग है, तो उसको हम लोग समझेंगे कि ब्रांचिंग डिसेंट क्या है। तो ब्रांचिंग डिसेंट इज अ की कॉन्सेप्ट इन डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दैट डिस्क्राइब हाउ न्यू स्पीसीज इवॉल्व फ्रॉम अ सिंगल कॉमन एंसेस्टर। तो एक सिंगल कॉमन एंसेस्टर से बहुत सारी स्पीसीज हो सकती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि ये उससे एक नई स्पीसीज होगी फिर उससे दूसरी नई स्पीसीज होगी, ऐसा नहीं है, एक से कई सारी स्पीसीज हो सकती है, ठीक। A new species evolved, they adapt to the new environment which can lead to reproductive isolation and the emergence of new species। हो सकता है कि जहां वो रह रही थी उस जगह से अपने स्थान को क्या करा हो, चेंज किया हो, मतलब जोग्राफिकल आइसोलेशन हुआ हो, है ना, वो उस जगह को छोड़ करके आगे की ओर बढ़ गई हो। ये जोग्राफिकल आइसोलेशन क्या होता है कि जिस एरिया में आप रह रहे हैं, है ना, अभी हम लोग आगे उसको देखेंगे और आगे डिटेल देखेंगे, जिस एरिया में रह रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, वहां से मूव कर जा रहे हैं। तो मान लो कि बीच में एक नदी आ गई, है ना, या बीच में एक पहाड़ आ गया, तो दोनों तरफ का एरिया अलग अलग हो गया ना। तो क्या किए, ब्रांच में हम लोग मूव कर रहे हैं, हम लोग इधर उधर जा रहे हैं। एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेस आर द एग्जाम्पल ऑफ ब्रांचिंग डिसेंट वेयर डिफरेंट स्पीसीज इवॉल्व विद अ डिफरेंट रेट दैट अडेप्टेड टू देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन। जहां जहां वो गए, जो जो खाने के लिए मिला उसके अकॉर्डिंग उनका क्या हो गया, उनके शरीर में चेंजेस आ गए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसी वक्त जब डार्विन थ्योरी दे रहे थे ना, तो लामार्क जो थे वो भी साइंटिस्ट आए थे इन 1809, ठीक है। बैप्टिस्ट लामार्क कम अप विद द transmulation theory about spontaneous generation. In this theory he mentioned how the unused organ or body part are removed from the generation of a species and used part are enhanced। इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात किया था कि जिस ऑर्गन का हम लोग ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं वो आगे क्या होती है और इवॉल्व होती है, लेकिन जिसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो एक्सटिंक्ट भी हो जाती है। तो एक्चुअली में ये थ्योरी देने वाले कौन थे, लामार्क थे, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले एग्जाम्पल दिया था जिराफ का। उन्होंने कहा था कि जो पहले के जिराफ थे वो उनकी गर्दन उतनी बड़ी नहीं हुआ करती थी, क्यों, क्योंकि वो नीचे के घास वास ही खाया करते थे नॉर्मल, ठीक है। समय के साथ समय बदला और वो पेड़ों की शाखा, हो सकता है नीचे घास उनको कम मिलता हो तो वो पेड़ों से खाना सीख गए पत्तियों को, ठीक है, खाने के लिए। यहाँ पर सब कुछ चेंजेस जितने आते हैं ना, अधिकतर चेंज किस वजह से हो रहा है, सर्वाइवल के लिए। और सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए। तो जो उनका नीड है, जो बेसिक नीड है फूड, उसके लिए वो सर्वाइव करना चाहते हैं, ठीक है। तो सर्वाइव करने के लिए उनमें क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं। तो सर्वाइव करने के लिए भाई इनको नीचे घास ना मिलना लगा हो तो पेड़ की पत्तियों से क्या कर दिया उन्होंने, खाना शुरू कर दिया। तो बहुत सारे जिराफ थे भाई, सबको ही खाते होंगे, है ना, तो नीचे की पत्तियां खत्म हो जाती होगी। तो वो क्या कर रहे हैं, वो कंटिन्यूअसली अपने गर्दन को ऊपर करके और ऊपर की पत्तियां खाने की कोशिश करते हैं, ठीक। और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। अगर नीचे की पत्तियां खत्म हो जाएगी तो निश्चित सी बात है कि आप ऊपर खाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग को कुछ अगर ऊपर से लेना होता तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ऊपर आते हैं, कोशिश करते हैं ऊपर से लेने का। तो ये भी कंटिन्यूअस इनका नेक का क्या है, या फिर आगे वाले दोनों पैरों को उठा करके वो क्या करते थे, पत्तियों को खाने की कोशिश किया करते थे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इनके इस नीड की वजह से, क्योंकि आप अपने दिन का अधिकतर समय क्या कर रहे हैं, गर्दन को ऊपर करके खाने और पैर को ऊपर करने में लगा रहे हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनके पैर, आगे वाले पैर का साइज क्या हो गया, बढ़ने लगा, साथ ही साथ इनके नेक का साइज भी बढ़ने लगा। और आज के समय में ये जो जिराफ है इनकी सबसे लंबी गर्दन हुआ करती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो लामार्क ने ये थ्योरी दिया कि जिस पार्ट को हम लोग ज्यादा यूज करेंगे उसका इवोल्यूशन होने लगता है, ठीक है। लेकिन ये थ्योरी जो है ना बहुत ज्यादा प्रूव्ड नहीं हो पाई, ठीक है। लामार्क की थ्योरी को हम लोग आज भी पढ़ते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी बात जो है और इनके एग्जांपल्स जो है वो मैटर करते हैं। लेकिन डार्विन जो है ना ये सारी चीजें उन्होंने प्रूव्ड करके दी, ठीक है, इसलिए डार्विन की थ्योरी ज्यादा एक्सेप्टेड है। डार्विन कम अप विथ द आइडिया ऑफ नेचुरल सिलेक्शन फ्रॉम हिज बुक विच वॉज वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ अल्फ्रेड रसेल वेरिस। ये अल्फ्रेड रसेल वेरिस भी एक क्या थे, साइंटिस्ट थे, और उन्होंने जो डार्विन ने थ्योरी दी थी उनको इन्होंने सपोर्ट करा था, ठीक है। उन्होंने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे और उन्होंने सपोर्ट किया था कि डार्विन जो बात बोल रहा है वो सही बोल रहा है। रिटन इन द ईयर 1858,
Through both the scientists had written the same things, Darwin writing was more widely accepted. दोनों ने सही बात लिखा, इसलिए डार्विन की थ्योरी को क्या किया, ज्यादा एक्सेप्ट किया गया. But due to the lack of knowledge in genetics, Darwin theory faced a lot of contradiction, which was later reconciled in the 1930 by Ronald Fisher, Sewell Wright and J.S.B. Haldane. ठीक है, ये कब हुआ भाई, ये 1930 में. बाकी पहले तो इनको उतना क्या किया गया कि चेंजेस आते, कैसे चेंजेस आते, क्या चेंजेस आते पता नहीं. ठीक है, चेंज आ रहे हैं पर आ कैसे रहे हैं, ये जीन के कॉन्सेप्ट को नहीं जानते थे. डार्विन नहीं जानते थे कि जीन क्या होता है, क्या चेंजेस हो जा रहा है बॉडी के अंदर, बस वो कैरेक्टर्स को बता रहे थे कि हाँ ऐसा ऐसा चेंज हो रहा है. लेकिन जब फिर मेंडल की थ्योरी आ गई है ना, और जेनेटिक्स से जब इसको कोरिलेट करके देखा गया तो डार्विन की थ्योरी ज्यादा एक्सेप्टेबल हो गई. इसलिए आज हम लोग डार्विन की थ्योरी को ही पढ़ते हैं. देयरफॉर इन द 1930 द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, देखो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था डार्विन ने, ठीक है ना. बाद में डार्विन की थ्योरी और जो मेंडल की थ्योरी थी, दोनों को मिक्स करके क्या दिया गया, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. ठीक है, कम इनटू द प्ले विद स्टार्टेड द लिंक बिटवीन द नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक्स, दोनों को जोड़कर. ठीक है, तो लमार्क की थ्योरी को भी हम लोगों को जानना है, कभी कभी लमार्कियन थ्योरी के बारे में भी आता है ना. अब देखते हैं हम लोग कि टाइप ऑफ इवोल्यूशन क्या होता है. तो टाइप ऑफ इवोल्यूशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है माइक्रो इवोल्यूशन और एक होता है मैक्रो इवोल्यूशन. माइक्रो मीन्स छोटा, माइक्रो मीन्स सूक्ष्म. ठीक है, वर्ड हम लोग यूज करते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रोस्कोप. माइक्रो मीन्स क्या होता है, बहुत छोटा. तो जाहिर सी बात है, नाम से ही पता चला कि अगर छोटे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे स्मॉल चेंजेस इन ए स्पीसीज व्हेन प्रिजर्व ओवर जनरेशन कैन काउज द चेंज इन द स्पीसीज. अगर स्मॉल स्मॉल चेंजेस भी आ रहे हैं ओवर जनरेशन, थोड़ा थोड़ा ही चेंज आ रहा है, तो भी क्या होता है, स्पीसीज चेंज हो जाती है. ठीक है, स्पीसीज चेंज हो जाती है. जैसे कि एग्जांपल है साइज ऑफ नॉर्थ अमेरिकन एंड साउथ अमेरिकन स्पैरो. स्मॉल चेंजेस है, ये देखिए साइज जो है ना, ये नॉर्थ अमेरिका का स्पैरो है जो स्मॉलर होता है और इनका जो शेड होता है वो लाइटर होता है. ठीक है, इधर आ जाओ, मैं नहीं दिख रहा तो. और जो नॉर्थ अमेरिका का जो स्पैरो है वो लार्ज होता है और इसका जो कलर है वो डार्क होता है. तो जाहिर सी बात है ये दोनों एक ही जगह से इवॉल्व हुएंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल आइसोलेशन इनमें चेंजेस आए, तो ये स्मॉल चेंजेस है. तो इस तरह से ये फर्दर भाई अब अपने लोकेशन में क्या करेगा, अपने लोकेशन में इसका जीन में चेंजेस आएंगे, इनके जीन में चेंजेस अपने लोकेशंस में आएंगे. ठीक है, तो ये एक स्मॉल चेंज था. तो थोड़ा सा, तो ये चेंजेस लाते लाते हो सकता है एक न्यू स्पीसीज फॉर्म हो जाए, यहाँ का चेंज आते आते हो सकता है एक दूसरी स्पीसीज चेंज हो जाए, हो सकता है ना. तो ये जो है ये छोटे चेंज है, तो छोटा चेंज होगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, माइक्रो इवोल्यूशन. ठीक है, समझ में आया. और मैक्रो इवोल्यूशन क्या होगा, मल्टीपल स्मॉल चेंजेस होंगे इनमें. ठीक, स्मॉल चेंजेस तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही चेंज आ रहा है कि यहाँ पर जैसे उसमें कलर और साइज का था, यहाँ पर मल्टीपल होगा, मल्टीपल चेंजेस होंगे. ठीक, जैसे मल्टीपल स्मॉल चेंजेस इन ए स्पीसीज व्हेन प्रिजर्व ओवर सेवरल जनरेशन कैन गिव राइज टू द न्यू स्पीसीज ऑल टुगेदर. जैसा डार्विन में हम लोगों ने देखा, डार्विन फिंचेस है ना, मल्टीपल चेंज आए इसलिए मल्टीपल स्पीसीज बनी. ठीक है, मल्टीपल चेंजेस आने लगे, उन सबके चोच अलग हो गए उनके खाने के तरीके से. तो जेनेटिक भी तो कुछ वेरिएशंस आया होगा ना, जीन में कुछ बदलाव होगा तभी तो शेप में चेंजेस आए, है ना. तो मल्टीपल चेंजेस आए इसमें, तो हम लोग उसको कहते हैं मैक्रो इवोल्यूशन. ठीक है, इनके चोच में ये क्या हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया मैक्रो इवोल्यूशन का. ये बीटल्स वाला एग्जाम्पल क्या था, एक स्मॉल चेंज आया था, कलर में चेंज आया था, तो ये एग्जाम्पल हो गया माइक्रो इवोल्यूशन का. ठीक है, और यहाँ पर देखिए डायनासोर्स का अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो डायनासोरिया जो था ये इसका एंसेस्टर था, और इससे कितने तरह के डायनासोर हो गए, बहुत तरीके के डायनासोर. बाद में बर्ड्स भी इन्हीं से इन्वॉल्व हुए थे. ठीक है, लास्ट हम लोग देखे थे आर्कियोप्टेरिस, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स. तो यहाँ पर क्या है कि मल्टीपल चेंजेस आए इसलिए मल्टीपल स्पीसीज हुई. ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गया आपका मैक्रो इवोल्यूशन का. आगे बढ़ते हैं. अब मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन क्या है, मैकेनिज्म इवोल्यूशन का मतलब इवोल्यूशन क्या क्या से हो जाता है. ठीक है, तो म्यूटेशन सबसे पहली बात, हम लोग म्यूटेशन पढ़े हैं ना, हाँ, कि जीन में अगर कुछ भी चेंज आया, इवन एक बेस में भी चेंज आ गया,
तो म्यूटेशन होना ही होना है ना, पूरा सीक्वेंस चेंज हो जाता है। एक बेस पेयर का सीक्वेंस चेंज हुआ कि पूरा का पूरा सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, या तो फ्रेंड शीट हो जाए, एडिशन हो जाए, किसी का डिलीशन हो जाए, या फिर कोई भी बेस पेयर चेंज हो जाए, तो म्यूटेशन हो जाता है। और जब भी म्यूटेशन होगा तो वेरिएशंस आएंगे, वो पहले की तरह वाला जीन नहीं रहता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। अब देखो हम लोगों ने बिल्कुल डिटेल पढ़ा कि कोडोन ही चेंज हो रहा है, पढ़ा ना हम लोगों ने, एक बेस पेयर भी चेंज हुआ तो पूरा कोडोन चेंज हो गया, कोडोन चेंज हो गया तो अमीनो एसिड चेंज हो गया, है ना, और अमीनो एसिड चेंज हो गया तो उससे रिलीज होने वाला प्रोटीन चेंज हो गया। तो एक स्मॉल चेंजेस से बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो वेरिएशंस इस वजह से आ जाते हैं क्योंकि अब जो प्रोटीन बन रही है वो अलग बन रही है, पहले जो बन रही थी वो अलग बन रही थी, अब जो बन रही है अब अलग बन रही है, ठीक है। तो म्यूटेशन चेंज इन डीएनए सीक्वेंसेस जनरेट वेरिएशन एंड वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन, ठीक। नेचुरल सिलेक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि भाई चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ सम जीन्स इन अ पॉपुलेशन विच गिव सर्वाइवल एडवांटेज। अब ये फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स क्या है, जीन्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, अभी हम लोग हार्डी विंगवेल लॉ पढ़ेंगे। एक्चुअली आज हम डिटेल नहीं करेंगे उसको क्योंकि उसके लिए हमको बोर्ड चाहिए, ठीक है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे उसको। तो फ्रीक्वेंसी क्या है कि मतलब कि जो आपका जीन है, ठीक है, जो आपका जीन है उसकी कुछ संख्या होती होगी, जब वो उसमें चेंज आ जा रहा है तो जो संख्या है उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी, चेंज आ गया तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई, या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा, ठीक है। तो जो जीन है आपका उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो जीन की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो चेंज हो जाती है अगर क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, ठीक। इसको हार्डी विंगवेल लॉ में हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे कैलकुलेट करके, ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास में हम इसको समझाएंगे आपको कैलकुलेशन इसका। अगला है जेनेटिक ड्रिफ्ट। पहले जेनेटिक ड्रिफ्ट समझते हैं, नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या अंतर है, ठीक है। तो याद करिए बीटल्स वाला एग्जांपल जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था कि बीटल ग्रीन कलर के प्लांट्स में है, ठीक है, रेड बीटल है, ग्रीन चेंज हुआ तो वो क्या था, नेचर से एडवांटेज मिल रहा था उसको, ग्रीन कलर का प्लांट में ग्रीन कलर का बीटल दिख नहीं रहा था, इसलिए क्रो ने किसको खाया, रेड को खाया, ठीक। तो यहां पर क्या हुआ, नेचर ने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ठीक है, बात आई समझ में। नेचुरल सिलेक्शन यहाँ कंप्लीट है। सेकंड याद करो, मैंने आप लोगों को बताया था कि वही रेड कलर के बीटल्स वाला ग्रीन कलर के प्लांट्स पर रह रहा है स्पीसीज, उसमें फिर कुछ जेनेटिक चेंजेस आए, वो ब्लू कलर में चेंज हो गया, बताया था मैंने, एक क्या हुआ, ब्लू कलर में चेंज हो गया। अब देखो ब्लू कलर को तो नेचर नहीं सपोर्ट कर रहा है, वो तो ग्रीन कलर का प्लांट है ना, तो क्रो तो ब्लू को भी खाएगा और क्रो किसको खाएगा, रेड को भी खाएगा, ठीक है, दोनों को खाएगा। लेकिन उसी वक्त क्या हुआ था, बाई चांस क्या हुआ कि हाथियों का समूह वहां से दौड़ता हुआ निकला, ये बात किए थे ना, और बाई चांस क्या हुआ कि सारे रेड बीटल्स ही मर गए और ब्लू बच गए, बाई चांस हुआ था। एक तरह से हाथी भी नेचर है, उसने ही सेलेक्ट किया इसको, लेकिन ये कैसे हुआ, बाई चांस हुआ। तो जब बाई चांस चेंज हो जाता है, ठीक है, बाई चांस अगर चेंजेस आ गए, है ना, नेचर उसको एडवांटेज कुछ नहीं था नेचर का उसमें, ये बाई चांस हुआ ना, उसको एडवांटेज तो नहीं मिल रहा था कि ग्रीन कलर का है तो ग्रीन कलर में नहीं दिख रहा है, ऐसा एडवांटेज नहीं था, वो ब्लू कलर का था, नेचर का एडवांटेज नहीं था। लेकिन बाई चांस ऐसा हुआ कि हाथी दौड़ा और रेड ही मर गए और ब्लू बच गया। तो जब कुछ बाई चांस चेंज आएगा, है ना, जब कोई चेंजेस किसके थ्रू आएंगे, बाई चांस आएंगे, तो हम लोग उसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। और जेनेटिक ड्रिफ्ट कहां अप्लाई होगा, जहां पर स्मॉल पॉपुलेशन होगा, ठीक है, कहां अप्लाई होगा, जहां पर स्मॉल पॉपुलेशन होगा, क्योंकि अगर झाड़ियों का समूह कुछ ज्यादा होता और रेड और ब्लू कलर के बीटल्स ज्यादा फैले होते तो कहीं से भी हाथी दौड़ता तो हो सकता है एक दो बीटल्स बच जाते रेड कलर वाले, है ना। तो स्मॉल अगर पॉपुलेशन हो तो उसके खत्म होने के चांसेस क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट कहां अप्लाई होगा, अधिकतर कहां पर अप्लाई होगा, स्मॉल पॉपुलेशन में ज्यादा अप्लाई होगा, ठीक है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट यहां पर हम लोग अभी जो बात की है इसको देख लेते हैं कि यहाँ देखो रेड और ब्लू कलर के बीटल्स है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, मान लो यहाँ रेड वाले को मारा जा रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पर हाथियों को दौड़ाते हुए नहीं बताए, लेकिन फर्दर क्या हुआ, ये मर रहा है, ये बाई चांस मर रहा है, बाई चांस मर रहा है, और रेड की संख्या क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, रेशियो में दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज अ रैंडम इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म दैट काउज चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन वेरिएंस इन अ पॉपुलेशन ओवर जनरेशन, इसमें भी जीन्स में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट कैन रिड्यूस
जेनेटिक वेरिएशन एंड लीड टू द लॉस ऑफ रेयर एलील्स। हो सकता है कि एक जो मर गया ना वो लॉस हो गया भाई, वो एलील ही खत्म हो गया। जैसे रेड वाला का मर गया तो रेड वाले का एलील ही खत्म हो गया, तो ब्लू ही बचा है। अब वही फिर क्या करेगा, इवॉल्व होगा। ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज अ रैंडम सैम्पलिंग ओवर एरर दैट ऑकर्स व्हेन अ पॉपुलेशन साइज इज लिमिटेड। तो ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो स्मॉल पॉपुलेशन में ज्यादा वर्क करेगा। बाय चांस चेंज कहां से आएगा, स्मॉल पॉपुलेशन में ज्यादा आएगा। ठीक है। आगे है माइग्रेशन। अगर हम लोग अपने एरिया को बदल देते हैं, है ना, जैसे आज हम यहाँ रह रहे हैं, यहाँ कुछ और खा रहे हैं, यहाँ का इन्वायरमेंट कुछ और है, अगर हम अपने एरिया को चेंज करेंगे, ठीक है, तो हम दूसरे जगह जाएंगे। मान लीजिए कि हम अमेरिका चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, अंटार्कटिका चले जाते हैं। अब वहां का मौसम अलग है, वहां का खाना पीना अलग है। ठीक है। तो हम अब उसमें सरवाइव करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि हमारे अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, है ना, ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मेरे जनरेशन में चेंज आएगा। ऐसा नहीं है कि इस बार मैं गई और मेरे अंदर ही चेंजेस दिखना शुरू हो जाए, है ना। तो क्या हो रहा है भाई, अब यहाँ पर जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, दो जीन्स मिल रहे हैं आपस में, इसलिए ना वेरिएशंस आ रहा है। ठीक है। और म्यूटेशन का कारण भी यही बनता है। तो माइग्रेशन इज ऑल्सो रेफर टू एज अ जीन फ्लो। भाई माइग्रेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, माइग्रेट कर रहे हैं। अब देखो जैसे एग्जाम्पल एक दे ले लेते हैं कि ये देखो, मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं एक एलोपैथिक स्पेशिएशन का, कि यहाँ पर हम लोग एक जनरेशन रह रहा है, एक स्पीसीज रह रहा है। ठीक है। अब इसमें किसी भी कारणवश क्या हो गया, ज्योग्राफिकल बैरियर आ गया, कुछ पहाड़ आ गया बीच में, नदी आ गया बीच में, कुछ भी आ गया। अब इधर के स्पीसीज इधर के जो एनवायरमेंट होगा उसके अनुसार रहेगी, इधर की स्पीसीज इधर के अनुसार रहेगी, इधर का खाना पीना खाएगी, है ना। और अगर मान लीजिए कि ये ऐसा मतलब ज्योग्राफिकल बैरियर आ गया, मान लीजिए यहाँ जो स्पीसीज रहती थी अचानक ही एक स्पीसीज उड़कर दूसरे तरफ आ गई। अभी तो यहाँ पर सेम दिख रहा है ना। मान लीजिए कि यहाँ पर देखो अलग अलग दिख रहा है कि इसमें अलग चेंजेस आए, इसमें अलग चेंजेस आए। ये एलोपैट्रिक स्पेशिएशन का एग्जांपल, इसलिए ऐसा फिगर है। ठीक है। और दो अलग अलग स्पीसीज बन गई। चलो ये एग्जांपल नहीं लेते, मैं बताती हूँ आप लोगों को कि मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हो, माइग्रेट कर रहे हैं, है ना, मतलब बीच में क्या है, पहाड़ है, नदी है या कुछ भी है, कुछ स्पीसीज इधर रह रही है, कुछ स्पीसीज इधर रह रही है। ठीक है। दोनों साइड रह रही है। अभी मान लीजिए कि बिटल्स की ले लेते हैं हम लोग। ठीक है। बिटल्स की ले लेते हैं। मान लो इस तरफ रेड वाला रह रहा है, इधर मान लो ब्लू वाला रह रहा है। ठीक है। अब कोई भी कौवा आया भाई, वो रेड वाले को खाने गया और उड़ता वो खा नहीं पाया, उसके मुंह से वो क्या हो गया, रेड वाला बिटल ब्लू वाले स्पीसीज वाले एरिया में चला आया। ठीक है। अब वहां के जीन का अलग फ्रीक्वेंसी था, यहाँ के जीन का फ्रीक्वेंसी अलग था। ठीक है। अब जब रेड वाला आ गया और दोनों अगर एक ही स्पीसीज के हैं तो दोनों साथ में कॉपुलेट होने का कोशिश करेंगे, भाई अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश करेगा ना। तो सर्वाइव करने के लिए खाना पीना खाएगा, कुछ चेंजेस आएंगे, हो सकता है पॉपुलेशन वो उधर वाले स्पीसीज, अभी अगर डिफरेंट स्पीसीज नहीं है तो पॉपुलेशन हो जाएगा। ठीक है। दोनों में रिप्रोडक्शन हो जाएगा। अब वो दोनों के जीन्स मिलेंगे तो जाहिर सी बात है जी, जीन फ्लो में कुछ चेंज आएगा, नेक्स्ट जनरेशन में कुछ तो चेंजेस आएंगे, है ना, कुछ चेंजेस आएंगे। और ये चेंजेस फिर आगे आते 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 हो सकता है एक न्यू स्पीसीज फॉर्म हो जाए। तो माइग्रेशन भी क्या होता है, माइग्रेशन ही हुआ ना कि एक बिटल उधर से उठ के इधर आ गया। ठीक है। तो वहां वो जहां पर है वहीं पर सर्वाइव करेगा, वहीं पर पॉपुलेट करेगा, वहीं पर अपनी न्यू स्पीसीज फॉर्म करेगा, अपने ऑफस्प्रिंग को वहीं पर प्रोड्यूस करेगा। फिर वो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, चेंज होगा। तो माइग्रेशन कैन ऑल्सो लीड द इवोल्यूशन। माइग्रेशन से भी क्या होते हैं, इवोल्यूशन आते हैं, क्योंकि जीन जो होते हैं ना वो ट्रांसफर होते हैं एक एरिया वाले स्पीसीज से दूसरे एरिया वाले स्पीसीज में। माइग्रेशन इज ऑल्सो रेफर टू एज जीन फ्लो इन विच देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल even when there is no other evolutionary process taking place. The process of gene flow can easily lead to the evolution. ठीक है। यहाँ भी एग्जांपल हम लोग डार्विन फिंचेस का ले सकते हैं, मतलब जीन फ्लो हो गया ना, इधर वाले जो रेड बिटल्स के जीन्स थे वो किस में जाकर मिक्स हो रहे हैं, अब ब्लू वाले से मिक्स हो रहे हैं, तो जीन का फ्लो हो गया। ठीक है ना। आगे देखें स्पेशिएशन। अब ये जितना भी मैकेनिज्म था इवोल्यूशन का, माइग्रेशन हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो, नेचुरल सिलेक्शन हो, और एक क्या था, म्यूटेशन।
ठीक है, ये चारों का रिजल्ट क्या है? इवोल्यूशन। यही है ना कि न्यू स्पीसीज फॉर्म हो रही है। तो न्यू स्पीसीज का फॉर्म होना क्या कहलाता है? स्पेशिएशन। मतलब कि किसी स्पीसीज में इतने चेंजेस आ गए कि वो अपने एंसेस्टर स्पीसीज से अब पॉपुलेशन रिप्रोडक्शन का जो क्षमता है वो खो दी। ठीक है, हम लोग कैसे जानते हैं कि न्यू स्पीसीज हो गई है? अगर पुराने स्पीसीज के साथ अगर उनके बीच अब रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है, इट मीन्स कि उसमें ज्यादा चेंजेस आ गए हैं, अब वो न्यू स्पीसीज फॉर्म हो गई है। और उस न्यू स्पीसीज को फॉर्म होने को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेशिएशन कहते हैं। ठीक है, origin of new species from the existing species. Speciation is the process by which a new species is formed when a group within a species separate from the rest and develop unique characteristic. ठीक है, the new species is generally different from the original species and can no longer interbreed. अब उनके बीच क्या हो सकता है? इंटरब्रीडिंग नहीं हो सकती है। ठीक, टाइप्स देखते हैं स्पेशिएशन का। दो ब्रॉड है कैटेगरीज है, एक एलोपेट्रिक स्पेशिएशन है, एक सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन है। एलोपेट्रिक क्या है? ऑकर्स व्हेन द स्पीसीज सेपरेट इनटू टू और मोर ग्रुप दैट आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय फिजिकल बैरियर सच एज माउंटेन रेंज एंड वाटरवे। क्या हुआ कि किसी कारणवश ओरिजिनल पॉपुलेशन था, इनके बीच में कुछ ज्योग्राफिकल बैरियर आ गया। अब ये इधर अपना डेवलप करेगी, ये इधर अपना डेवलप करेगा। ठीक है, तो दोनों में इधर वाले में अलग चेंजेस आएंगे। हो सकता है वो पहले वाले जैसा ही रह जाए लेकिन दूसरा वाला चेंज हो गया। ठीक है, तो ये कैसे आया? किस कंडीशन में स्पेसिएशन हुआ? जब ज्योग्राफिकल बैरियर आ गया। तो अगर ज्योग्राफिकल और बाद में फिर ये दो नए स्पीसीज बन गए, है ना। तो अगर ज्योग्राफिकल बैरियर बीच में आ जाता है तब इस तरह के स्पेसिएशन को हम लोग बोलते हैं एलोपेट्रिक स्पेसिएशन। लेकिन जब कोई ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं आया होता है ना, जैसे कि बीटल्स वाले में था, कोई ज्योग्राफिकल बैरियर नहीं आया था। वो जो स्पीसीज थी, ठीक है, यहाँ पर रेड थी, वहां पर कुछ चेंजेस आए तो ब्लू ही, यहाँ मान लो कि यहाँ पर ग्रीन है, ग्रीन में ही कुछ चेंजेस आए, वो क्या हो गए? ब्लू कलर में चेंज हो गए। ठीक, अब दोनों के दोनों ही आगे बढ़ रहे हैं, है ना। और हो सकता है कि इनको नेचर ने दोनों को ही सेलेक्ट किया हो, तो एक दिन दोनों नया नया स्पीसीज फॉर्म हो जाएगा। ठीक, ये होता है एलोपेट्रिक स्पेशिएशन। इतनी बात आई समझ में? जल्दी नहीं हो रहा है ना? आ रहा है समझ में? कुछ चीजें फिगर से ही समझाई जा सकती हैं, ये सारे थेसिस वाले बुक जो रहते हैं। चलो, यहाँ हार्डी-विंगबर्न प्रिंसिपल थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। डिटेल इसका कैलकुलेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। हार्डी-विंगबर्न प्रिंसिपल क्या है? ये हार्डी और विंगबर्न जो है ना, एक्चुअली में मेंडल ने जो लॉ दिया था, ठीक है, मेंडल ने क्या दिया था? मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिया था। और दैट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई बायोलॉजी में मैथ का यूज ये एक्सेप्टेबल नहीं था, इसलिए मेंडल का जो प्रोजेक्ट था उसको बहुत दिन तक एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी, है ना। बहुत दिन तक एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी। मेंडल के बाद पनेट आया और पनेट ने उसको स्क्वायर में बताया, पनेट स्क्वायर हम लोगों ने देखा था, ठीक है। उसके बाद आए थे ये हार्डी, ठीक है, ये हार्डी आए थे, उन्होंने बताया था कि भाई ये जो हम लोग डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन, एलील्स याद है? एलील्स पढ़े थे ना हम लोग, डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील, तो दोनों होमोजाइगस थे, दोनों सेम थे। बीच में क्या आया था? हेट्रोजाइगस रिकॉम्बिनेंट बन रहा था, याद आया? ठीक है, बोर्ड में अच्छे से क्लियर करेंगे। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमेशा इक्वल होगी 1 से। मतलब कि मान लीजिए टॉल और ड्वार्फ वाला ही हम लोग याद करते हैं, ठीक है, कि टॉल वाले जो प्लांट है, मतलब डबल टी वाले जो प्लांट है ना, ठीक है, उसको मान लीजिए पी मान लेते हैं हम लोग, ठीक, पी मान लेते हैं। और जो स्मॉल टी वाले प्लांट थे, ड्वार्फ प्लांट था, उसको हम लोग अगर क्यू मान लेते हैं, तो P प्लस क्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ऐसा उन्होंने कहा और मैथमेटिकली प्रूव भी करा, ठीक है, मैथमेटिकली उसको प्रूव भी किया। बाद में विंगबर्न ने भी वही प्रिंसिपल दिए, इसलिए इसको हार्डी-विंगबर्न प्रिंसिपल कहा जाता है। मतलब कि जब तक इवोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, मेन इसका क्या है कि जब तक इवोल्यूशन नहीं होगा जीन की फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी। अगर जीन की फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, इसका मतलब है कि इवोल्यूशन हो गया है। समझ गए? इसका मतलब है कि इवोल्यूशन हो गया है। हार्डी-विंगबर्न प्रिंसिपल, ऑल्सो नोन एज द हार्डी-विंगबर्न इक्विलिब्रियम, इज अ मैथमेटिकल रिलेशनशिप दैट predict how allele and genotype frequency in a population will remain constant from one generation to the next if certain condition are met, जैसे कि रैंडम मेटिंग,
ठीक है। इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट एलील टू द जीन पूल इन अ प्रोपोर्शन टू देयर फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन। जरूरी थोड़ी है कि हर बार स्पेशिएशन हो जाए, जरूरी थोड़ी है कि हर बार इवोल्यूशन हो जाए। हो सकता है ग्रीन और रेड बीटल मिल भी रहे हैं फिर भी इवोल्यूशन नहीं कर रहे, ऐसा हो सकता है। तो कब तक नहीं कर रहे, कितने जनरेशन तक नहीं कर रहे, हम लोग अगर उसकी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग पता कर सकते हैं। तो ऐसे बोलने में ये चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी, है ना। हम लोग इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ 2p लिखा गया, 2 नहीं होता है, p होता है केवल। तो हार्डी-पिंगबेन लॉ है, रैंडम मीटिंग हो रही है पर म्यूटेशन नहीं होगा, ठीक है, म्यूटेशन नहीं होगा। अगर हार्डी-पिंगबेन प्रिंसिपल बोल रहा है कि अगर म्यूटेशन नहीं होगा, माइग्रेशन नहीं होगा, जो पॉपुलेशन साइज है उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, तो फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होगी, इक्वल टू 1 होगी। और इसमें पी स्क्वायर डोमिनेंट होमोजाइगस को दिखा रहा है, क्यू स्क्वायर रिसेसिव होमोजाइगस को दिखा रहा है, और 2pq हेट्रोजाइगस फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है। तो हम लोग इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि जब तक हम कैलकुलेट करके नहीं बताएंगे आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगा, है ना। इसके कुछ क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्लास में ही हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं हार्डी-पिंगबेन के फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जब बोर्ड रहेगा। फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि जब तक क्या हो रहा है, जब तक नया स्पीसीज नहीं बन जा रहा है ना, मतलब जब तक इवोल्यूशन नहीं हो जा रहा है तब तक जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होगी। तो कौन डिस्टर्ब करेगा हार्डी-पिंगबेन प्रिंसिपल को, या तो म्यूटेशन हो जाए जो कि इवोल्यूशन का कारण है, अभी हम लोगों ने देखा। कौन डिस्टर्ब करेगा, या तो म्यूटेशन हो जाएगा, या जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाएगा, या नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा, या माइग्रेशन हो जाएगा। तो क्या होगा, हमारा जो हार्डी-पिंगबेन प्रिंसिपल है वो क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, है ना। फ्रीक्वेंसी चेंज हुई मतलब कि इवोल्यूशन हो गया है, ठीक है, ये इंडिकेट करता है। तो ये डिस्टर्ब करेगा हार्डी-पिंगबेन इक्विलिब्रियम को। इक्विलिब्रियम क्या है कि भाई एक वे में है, हमारी फ्रीक्वेंसी सेम है, अच्छे से चल रही है, वही चाहे जनरेशन बाय जनरेशन हमारी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, एक ही रह रही है, सेम रह रही है। अगर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ इसका मतलब कि कुछ चेंज आ गया है, इवोल्यूशन हो गया है। आगे देखते हैं हम लोग फाउंडर इफेक्ट, ठीक है। The founder effect is a genetic phenomenon that occurs when a small group of individuals separate from the large population and forms a new group. The new group will have a reduced genetic variability and may have different physical trait and genotype than the original population. जो अभी एक्चुअली में हम लोग पढ़ ही रहे हैं, लेकिन अलग अलग नाम से क्या हो रहा है। अब देखो एक स्मॉल पॉपुलेशन है, इसका भी फिगर होगा, हाँ जी। चलो पेरेंट पॉपुलेशन चेंजेस आए होंगे, ठीक है, हो सकता है येलो कलर का होगा, बीच में ग्रे भी हो गए, बाद में क्या हुआ, ये आइसोलेट हुए, है ना। आइसोलेट हुए मतलब कि अलग अलग जगह पर गए, येलो वाला कहीं और गया, ग्रे वाला कहीं और गया, ठीक है। और कुछ जो थे भाई वो क्या हुए, मिक्स ही गए, मतलब इन्होंने क्या हुआ, माइग्रेट करा हुआ, ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो येलो वाला गया भाई वो अपनी स्पीसीज वाला ग्रुप बनाएगा ना, और इसमें अलग चेंजेस आएंगे। बात हम लोग वही पढ़ रहे हैं, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना कि बात तो वही है कि चेंजेस आए हैं। तो अगर हम लोग अलग अलग पॉपुलेशन में इस तरह से बढ़ जाते, ग्रे वाला ग्रे ही में करेगा, जो मिक्स वाला वो मिक्स ही करेगा ग्रोथ आगे, जो येलो वाला वो येलो ही करेगा, तो इसको कहा जाता है फाउंडर इफेक्ट। नाम अलग है, ठीक है, कि अगर हम लोग एक पॉपुलेशन में कुछ चेंजेस आए और ये माइग्रेट कर गए तो येलो वाला अपना भाई पॉपुलेट करेगा, ये अपना इवॉल्व होगा, ये अपना इवॉल्व होगा, ये अपना इवॉल्व होगा। हो सकता है ये येलो से ब्लू बन जाए इवॉल्व होते होते, ठीक है। हो सकता है ये ग्रे वाला येलो ना हो, ये भी ब्लू हो जाए, या फिर हो सकता है ये रेड हो जाए और ये अलग चेंजेस आएंगे। तो इस तरह से बहुत सारी ब्रांचिंग बढ़ जाती है ना। इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट, ठीक। द फाउंडर इफेक्ट इज ए जेनेटिक फेनोमेनन दैट ऑकर्स व्हेन ए स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स सेपरेट फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ लार्ज पॉपुलेशन था, यहाँ लार्ज पॉपुलेशन था, स्मॉल ग्रुप इससे थोड़ा सा क्या हुआ, इधर चला गया, स्मॉल ग्रुप थोड़ा इधर चला गया। जैसा कि ऐसा ही इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन का भी, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन जो थे, पहले ह्यूमन का फॉसिल्स हम लोग को अफ्रीका में मिला, तो फिर हम लोग इधर कैसे पाए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है अफ्रीका से कुछ ऑस्ट्रेलिया गए होंगे, कुछ एशिया गए होंगे, कुछ इधर गए होंगे, अमेरिका गए होंगे, और सब में फिर अलग अलग चेंजेस आए, ठीक है। तो हमारा जो पुराना फॉसिल्स है, जो आदि मानव का फॉसिल्स है, उससे हम लोग चेंजेस आ गए हैं हमारे अंदर। तो अकॉर्डिंग टू द टाइम सब में अलग अलग चेंजेस आए, है ना।
तो एक बड़े पॉपुलेशन से स्मॉल स्मॉल ग्रुप में बढ़ जाना और फिर आगे इवॉल्व होना, उसको हम लोग कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। ठीक है ना। अब हम लोग इवोल्यूशन ऑफ मैन की बात करते हैं, तो थोड़ा सा दूसरे ऑर्गेनिम्स का भी हम लोग देख लेते हैं कि कब कब क्या आए थे अकॉर्डिंग टू योर बुक। ओके, 2000 मिलियन ईयर्स अगो क्या था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए थे, ऐसे बात हुई थी। ठीक है। उसके बाद 500 मिलियन ईयर्स अगो इनवर्टिब्रेट्स आए। देख रहे हो अंतर देख रहे हो। 1 मिलियन ईयर्स भी बहुत होता है, यहाँ पे तो 1000 की बातें चल रही है, 100 की बातें चल रही है। मतलब कि 1500 मिलियन ईयर्स अगो यूनिसेलुलर आए थे, 1500 मिलियन के बाद क्या है, इनवर्टिब्रेट्स आए। मतलब कि ओवर कितना जनरेशन लगा, है ना, कितना जनरेशन चेंज हुआ। तो ये जो इवोल्यूशन होता है वो 1-2 जनरेशन की या 100 और 1000 जनरेशन की बात नहीं है, ये मिलियंस जनरेशन की बातें हैं। उसके बाद 315 मिलियन ईयर्स अगो, आज से लगभग 350 मिलियन साल पहले क्या हुआ था, जॉलेस फिश और एम्फीबियंस आए थे। ठीक है। उसके बाद 320 मिलियन ईयर्स अगो सीवीड्स और न्यू प्लांट्स आए। ठीक। उसके बाद 310 मिलियन ईयर्स अगो क्या आए, रेप्टाइल्स आए। ठीक है। 200 मिलियन ईयर्स अगो रेप्टाइल्स और टेरिडोफाइट्स डोमिनेंट थे इस वक्त अर्थ पे, जो जुरासिक पीरियड का टाइम था। ठीक है। टेरिडोफाइटा प्लांट में आप लोगों ने पढ़ा होगा, हाँ, फर्न। ठीक है। जो कि ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा से डेवलप थे, लेकिन सीडलेस थे, है ना। तो ये एक टाइम पे डोमिनेंट थे, जब जुरासिक पीरियड था, जब रेप्टाइल्स डोमिनेंट थे, डायनासोर स्पेशली, उसी वक्त ये टेरिडोफाइटा भी प्लांट में डोमिनेंट था। 65 मिलियन ईयर्स अगो जो डायनासोर्स थे वो एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है। ड्यू टू सम एस्ट्रॉइड्स, है ना, कोलाइड इन ऑन द अर्थ एंड सम वे, उसी से क्या हुए भाई, इवॉल्व हुए बर्ड। जैसे आर्कियोप्टेरिक्स का जो फॉसिल्स मिला उसी से हम लोग जानते हैं कि बर्ड इवॉल्व हुए। The first mammal appeared during the Triassic period about 225 million years ago। और जो पहला मैमल्स था वो श्रीव लाइक था। ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं श्रीव लाइक क्या होगा, मेरे ख्याल से जो बहुत कुछ सेंटीमीटर का ही होता था। ठीक है। ये प्लांट वाला इवोल्यूशन है, जो आपके बुक का ही ये फिगर है। इसमें श्रीव नहीं डाले हैं, श्रीव वाला फिगर नहीं डाले हैं, नहीं डाले हैं। फिर हाँ, ये जो है ना, चूहे की तरह दिखने वाला जो है, इसी से जस्ट एक स्टेज पहले ये श्रीव लाइक मैमल्स वही पहला आया था, लेकिन फिगर नहीं हम डाले हैं लग रहा है। About 15 million years ago, primate called Dryopithecus and Ramapithecus were existing। ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं ये क्या था, ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस। ह्यूमन बीइंग फर्स्ट इवॉल्व्ड इन अफ्रीका। ये देखो प्लांट का दिया हुआ है। अगर आप लोग नीट वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इससे बहुत सवाल रहते हैं। ठीक है। ऐसे तो 12th में आपको कम पूछा। यहाँ पर देखिए ये एरा दिया हुआ है, पहला जोइक एरा, मेसोजोइक एरा और कोइनोजोइक एरा। ठीक है। और ये जो है ना, ये पीरियड है। ठीक है। ये पीरियड है, किस पीरियड में कौन सी स्पीसीज थी, साइलूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिस्टेशियस, क्वार्टिनरी, टर्सरी एंड क्वार्टिनरी पीरियड। ठीक है। इस सब को याद करने का ट्रिक होता है। अगर इसको, ये चार्ट को आपको याद करना है तो कोई ना कोई ट्रिक लगाना पड़ता है, इतना याद नहीं रहता है। ठीक है। कुछ कोड्स बनाने रहते हैं, अगर आप लोगों को याद करना है तो कुछ कोड्स किसी के बनाए हुए हैं, मेरे नहीं है बनाए हुए, लेकिन मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। ठीक है। तो हम लोग बता देंगे नेक्स्ट क्लास में इसको। साइलूरियन, यहाँ देखो, अगर ये साइलूरियन और डेवोनियन है ना, ये प्लांट का जब इवोल्यूशन रहेगा तो ही दिखेगा। एनिमल का इवोल्यूशन यहाँ से शुरू हुआ था, कार्बोनिफेरस। ठीक है। एनिमल का रिवोल्यूशन यहाँ से शुरू हुआ था, प्लांट्स उससे पहले आ गए थे। तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये इंसेस्टर वाला प्लांट है, उसके बाद ट्रैकोफाइट्स इंसेस्टर आए, फिर आइनिया टाइप प्लांट्स आया। ठीक है। इसमें कौन सा, जूस्टेरोफाइलम आया। फिर यहाँ पर दिख रहा है साइलोफाइटोन से ही, यहाँ पर देख रहे हो कि जब ट्रैकोफाइट्स इंसेस्टर थे और आइनिया टाइप इंसेस्टर थे, इससे कौन से प्लांट, अब अर्बोरेसेंट्स हाइकोपोड्स आए और हर्बीसियस लाइकोपोड्स आए, जिससे आज के प्लांट्स भी हैं, है ना। और यहाँ पर कार्बोनिफेरस से भी ब्रायोफाइट्स आए। ठीक है।
और फिर यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि साइलोफाइटन से ही बहुत तरह के फर्न्स भी आए हैं, और स्पेनोसिड भी आए हैं, जिंकोस भी आए हैं, कॉर्निफर्स भी आए हैं, जेनेटल्स भी आए हैं, साइकेड्स भी आए हैं। साइकेड्स का अलग ब्रांच था, सीड फर्न वाला, है ना। और उससे फिर डाइकोटिलिडन और मोनोकोटिलिडन आए हैं। तो ये आपका क्या हो गया भाई, बेसिक जो एंसेस्टर है वो बहुत सारे प्लांट्स का हो गया। ठीक है, तो इसको याद कर सकते हैं आप लोग, इससे क्वेश्चंस रहते हैं नीट में। और ये आपका एनिमल का है, ये कार्बोनिफरस एरा से स्टार्ट होता है, उसके बाद परमेनियन, ट्राइसिक, जुरासिक, क्रिस्टेशियस, टर्सरी एंड क्वाटरनरी एरा। ठीक है, और इसकी टाइमिंग याद करना बहुत आसान है, 350 सब में 50-50 घटाते जाइए, आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक, हर पीरियड में 50 का अंतर है। ठीक, कितना मिलियन ईयर्स अगो था। तो अर्ली रेप्टाइल्स थे 350 मिलियन ईयर्स अगो, एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन इसी से साइरोप्सिड्स आए। ठीक है, और सिनैप्सिड भी आए इसी से, और साइरोप्सिड से ही कौन आया हुआ है, आज का टर्टल। ठीक है, आज का टर्टल इसी से आया है। साइरोप्सिड की भी बहुत सारी ब्रांचिंग हुई, यहाँ ट्रिकोडोन्ट्स आए उससे, और उसी से फिर आज के यहाँ पर क्या आए हुए हैं, क्रोकोडाइल भी उसी से आए हुए हैं, डायनासोर भी उसी से आए थे। इधर टेट्रा 4 पर चलने वाले जैसे सैलेमेंडर वगैरह होते हैं वो भी इसी से आए, स्नेक्स भी आए, लिजार्ड भी आए। ठीक है, और इनकी ब्रांचिंग जो है ना ये जो सिनैप्सिड्स थी, इसी से फिर कौन आए थे, पेलिकोसोरस आए थे, है ना। फिर इनकी अलग ब्रांचिंग हुई, ये अलग है जिनसे मैमल्स बने हैं। ठीक है, जिनसे मैमल्स है, मतलब रेप्टाइल्स का ग्रुप और मैमल्स का ग्रुप के एंसेस्टर तो सेम थे, लेकिन उनके ब्रांच बहुत पहले ही अलग हो गए थे। ठीक है, इस पीरियड से हम लोगों को क्या दिख रहा है कि यहाँ देखो सिनैप्सिड और सौरोप्सिड, तो सौरोप्सिड से जो है ना वो रेप्टाइल्स आए थे, और सिनैप्टिड्स से जो है वो मैमल्स आए थे। ठीक है, मतलब इसकी ब्रांचिंग यहीं पर क्या हो गई थी, अलग हो गई थी। और फिर आगे जो ये डायनासोर वाला है ब्रांच जो है सौरोप्सिड वाला, उसी से फिर जाकर बर्ड इवॉल्व हुआ था। तो बर्ड इवॉल्व हुआ अलग जगह से, मतलब रेप्टाइल से ही बर्ड भी इवॉल्व हुए हैं, और रेप्टाइल से ही मैमल्स भी इवॉल्व हुए, ऐसा नहीं कि बर्ड से मैमल आ गए। ठीक है ना, ये इवोल्यूशनरी चार्ट है। चलो, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। सबसे पहला है ड्रायोपिथेकस, जो 15 मिलियन ईयर्स अगो आता था और दिखने में बिल्कुल एप लाइक है। ठीक है, दूसरा है रामापिथेकस, ये भी 15 मिलियन ईयर्स अगो प्रेजेंट है, जो मैन लाइक दिखते थे, मतलब कि रामापिथेकस वाले ग्रुप से ही हम लोग का इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, इनकी ब्रेन कैपेसिटी 300 सीसी की थी। ठीक है, क्रैनियल कैपेसिटी। एस्ट्रोलोपिथेकस 2 मिलियन ईयर्स अगो, देखो कितना अंतर है चेंजेस आने में, है ना। ये फ्रूट खाने लगे, स्टोन से हंटिंग करना सीख गए थे, पर खाते फ्रूट ही थे। इनका क्रैनियल कैपेसिटी बढ़ा, ब्रेन का पावर बढ़ा, 450 सीसी हो गया। उसके बाद आए होमो हेबिलिस, जो आज के मैन की तरफ फर्स्ट, ये लोग दोनों सब झुक कर चलते थे, जैसे कि एप्स वगैरह, चिंपैंजी, गोरिल्ला चलते हैं वैसे टाइप। लेकिन होमो हेबिलिस जो है ना वो पहले मेन लाइक थे, और इनमें थोड़ा हेयर्स कम हो गए, है ना, और इनका क्रैनियल कैपेसिटी 650 to 100 सीसी का हो गया। ठीक, इसके बाद आए होमो इरेक्टस। इरेक्टस का मतलब ये सीधा, अब ये बिल्कुल सीधे चलने लगे, जो झुक कर चलते थे बिल्कुल सीधे चलने लगे, और ये आए 1.5 मिलियन ईयर्स अगो। स्ट्रेट चलते थे, ये ओमनीवोरस हो गए, मतलब कि प्लांट भी खा रहे थे और एनिमल को भी खा रहे थे, और इनका क्रैनियल कैपेसिटी हो गया 900 क्रैनियल कैपेसिटी हो गया। ठीक है, फिर आए निंडरथल मैन, 1 लाख से 40,000 साल पहले की बात है ये, और ये इन्होंने अपने कपड़ों को, मतलब कपड़ों से अपने बॉडी को या पत्तों से अपने बॉडी को पहले ढकना सीखा, और फिर डेड जो मर जाते थे उनके लाशों को जलाना सीख गए थे ये। ठीक है, मतलब कि अब इनमें आ गया था कि अगर कोई मर जाता है तो उसको जला देना चाहिए, मतलब कि आग की खोज हो चुकी थी, है ना। और इनका जो क्रैनियल कैपेसिटी है वो था 1400 सीसी। ठीक है, फिर आए होमोसेपियंस, 15,000 से 10,000 साल पहले की बात है, और ये एग्रीकल्चर करना सीख लिए और सेटलमेंट होना भी सीख लिए। तो अगर आपको ये फिगर दिखता है कि कैसे झुक कर चलते हैं, हाइट भी पहले क्या होता था, छोटा होता था, ये सब रामापिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस, धीरे 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 ये पहले इरेक्ट हुए, उसके बाद वो शिकार करना सीख गए, आग की खोज हो गई गुफाओं में। आज भी उस समय की बहुत सारी कलाकारियां हैं, है ना, और इन सब के फॉसिल्स प्रेजेंट है। और हम लोग सिर्फ क्या, आज का जो मानव है
ये स्पीसीज जिंदा है और जिससे हम लोग इवॉल्व हुए थे ना, अब ये कोई नहीं है। इसको जो हम लोग आदि मानव बोलते हैं, ये आज के समय में नहीं पाए जाते, है ना, मतलब कि इनकी स्पीसीज खत्म हो गई। लेकिन इनके फॉसिल्स से हम लोग ये जानते हैं कि हमारा इवोल्यूशन इनसे हुआ है, ठीक है। और इनके फॉसिल्स हम लोग को सबसे पहले अफ्रीका से मिले हैं और फिर वहीं से माइग्रेट होते होते क्या हुआ, हम लोग कई ब्रांचेस में बट गए, ठीक है। तो ये सबका इवोल्यूशन की है कि प्रोटोसेल्स थे, उससे मल्टी सेलुलर आए, एनिमल्स आए, फिश और टेट्रापोड हुए पहले, फिर मैमल्स हुए, मैमल से फिर ग्रेट एप्स आए और एप्स से फिर होमो सेपियंस हुआ, ठीक है ना। ये 7 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन के फिगर आप लोग को बहुत जगह दिखते होंगे, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा हार्डी-विंकबल लॉ और थोड़ा सा ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में और बात करेंगे। इसके क्लासिफिकेशन थोड़ा पढ़ के आइए, कहाँ कहाँ से हम लोग थोड़ा चेंज हुए, हालांकि आपके बुक में है नहीं, लेकिन थोड़ा सा बेसिक नॉलेज और क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है।